1 साल पूरा हुआ, अभी 13वां महीना चल रहा है और इस अभियान के तहत पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए अभी हम लोग समस्तीपुर में पहुंचे हैं। मैं 1 तारीख को समस्तीपुर में आया हूं और करीब करीब पूरा महीना अक्टूबर का मैं समस्तीपुर में ही रहूंगा। अभी दो विधान रूनी सैदपुर के बाद मैं यहाँ रीगा विधानसभा में अपनी पदयात्रा कर रहा हूँ। आज भी यहीं पर हूँ। अभी तक के जो अनुभव रहे हैं वो प्रखंड के स्तर पर लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। जो बिहार सीतामढ़ी के विषय में मैं कोई स्पेसिफिक बात करूं उससे पहले जो बिहार में हम लोगों ने अभी तक देखा पूरे साल भर के दौरान, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन ये समाज की नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा है। आप ये कह सकते हैं कि ये जानने के लिए कि यहाँ बेरोजगारी और पलायन बहुत ज़्यादा है, इसके लिए आपको पदयात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पदयात्रा करने से इन दोनों समस्याओं के विकरालता और उसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की जो समझ बनी है हम लोगों की, ये बताता है कि ये ऐसी समस्या है जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करती है। चाहे आप धनी हैं, गरीब हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि पलायन जो है वो गरीबों की समस्या है, लेकिन जब हम लोग गांव में गए, करीब करीब 4000 से ज्यादा गांव में गए, तो ये समझ में आया कि हर गांव में 40 से 50% जो युवा है वो किसी न किसी वजह से पलायन उसने किया है। जो गरीब आदमी है वो मजदूरी के लिए बाहर जा रहा है और जो आर्थिक सामाजिक तौर पे सुदृढ़ लोग हैं वो पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन बाहर हर आदमी जा रहा है। दूसरी जो सामाजिक इसका एक पहलू है कि पलायन की वजह से यहाँ परिवार की परिकल्पना ही धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जब हम लोग गांव में जाते हैं तो एक जो परिवार की परिकल्पना है, पति पत्नी, बाल बच्चे, माता पिता साथ में रहने की, वो है ही नहीं। ज्यादातर परिवारों में आप जब हम लोग गांव में जाते हैं तो हम लोग को बच्चे मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, नवयुवक नहीं मिलता है। जैसे मैं अभी 1 साल से पैदल चल रहा हूं, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि ये घर परिवार छोड़कर 1 साल से पैदल चल रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बिहार के ज्यादातर परिवार की सच्चाई यही है कि जो पुरुष है उसको साल में अपने परिवार के साथ 10 दिन या 1 महीना ही रहने का अवसर है। और लोगों ने, जो दुखद बात है या आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि लोगों ने उसको जीवन की सच्चाई मान लिया है। लोग इसको कंप्लेन नहीं करते हैं इसको लेकर कि मेरे घर का जो मेरा बच्चा है, मेरा पति है, वो सालों भर बाहर रहता है। लोग आर्थिक कंप्लेन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये परिवार की जो परिकल्पना थी वो गांव में यहाँ पर टूटती हुई दिख रही है। यही हाल करीब करीब बेरोजगारी का है। बेरोजगारी सिर्फ यहाँ गरीबों की समस्या नहीं है। जो किसान है, जो व्यापारी व्यवसायी है, जो समृद्ध परिवार हैं, उनको भी अपने बच्चों के रोजगार की उतनी ही परेशानी है जितने गरीब लोगों की है। दूसरा जो मुद्दा है जो सर्वस्पर्शी सभी वर्गों को प्रभावित करने वाला हम लोगों को दिखा, वो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। ये भी विषय ऐसा है जिसमें हर गांव में हर वर्ग के लोगों ने बताया, चाहे उनके बच्चे भले प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस बात का बहुत बड़े स्तर पर लोगों के मन में इस बात की पीड़ा भी है, परेशानी भी है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। हर वर्ग का आदमी ये बता रहा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन पहले प्रखंड के स्तर पर, जिले के स्तर पर 1-2 विद्यालय ऐसे जरूर होते थे। जिले में 1-2 कॉलेज ऐसा जरूर होता था जिसमें पढ़ाई करके आप आगे बढ़ सकते थे। मुझे लगता है कि जब नीतीश कुमार के 18-19 साल का इतिहास लिखा जाएगा तो उनके कालखंड, उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय इसी बात को माना जाएगा कि उनके एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना सबसे बड़ी उनकी नाकामी है। ऐसा इसलिए कि देखिए, अगर कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद
रोड बन जाए, शायद बांध बन जाए, अस्पताल सुधर जाए, लेकिन जो 2 पीढ़ी के लोग इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब अगर बिहार में एक अच्छी शासन आ भी जाए तो भी उनके जीवन में अब कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। उनको शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। तो पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा लोगों को ने बताया वो है बेरोजगारी और पलायन, दूसरा है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना, और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो स्वाभाविक तौर पर किसानी, खेती किसानी से जुड़ी हुई है। किसानों की यहाँ जो बदहाली है, लोग गांव देहात में बताते हैं कि पहले जो लोग कृषक थे, खेती करते थे, वो 5 बरस खेती करें, 4 बरस खेती करें, कुछ पेट काटे, पैसा बचाएं, तो 5 साल 7 साल में लोग 1-2 कट्ठा जमीन खरीदते थे, कुछ जमीन खरीद पाते थे। आज किसानों की बिहार में हालत ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी पेशा वाला आदमी नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, सिर्फ आप कृषि पर आधारित हैं, और आपके घर में कोई घटना हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कोई किसी बच्चे की शादी आ जाए, तो किसान को यहाँ 1-2 कट्ठा जमीन बेचना है। ये एक जनरल बात लोग गांव में बताते हैं। किसानों की समस्या के पीछे जो सबसे बड़ी 3 कारण समझ में आए, वो पहला है भूमि सुधार का लागू ना होना। बिहार में समाजवाद के नाम पर राजनीति हुआ है, गरीबों की राजनीति हुई है, लेकिन यहाँ भूमि सुधार अगर आप देखेंगे तो कभी लागू ही नहीं किया गया। उसका नतीजा ये हुआ है, ये आंकड़ा आपके लिए दे रहे हैं, बिहार में 60% लोगों के पास जमीन नहीं है। देश के स्तर पर यह आंकड़ा है 38%। मतलब पूरे देश में 38% लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है खेती योग्य। बिहार में 60% लोगों के पास जमीन नहीं है। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसके पास जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है, उसको मजदूरी ही करना है। दूसरी जो किसानों की समस्या समझ में आई वो है जल प्रबंधन को लेकर। आप तो जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, यहाँ बागमती का प्रकोप आप लोगों ने देखा है, कुछ पीछे कुछ सालों में तो शायद अब बाढ़ नहीं आ रहा है, लेकिन बाढ़ की चर्चा जल संसाधन, जल प्रबंधन पर हर जगह होती है। दूसरी एक जो बड़ी समस्या है वो है सूखा और नदियों के रास्ते बदलने से जो परेशानी है, जो चवर है, मन है, वो इतनी बड़ी समस्या है कि बाढ़ की चर्चा हम लोग सब करते हैं। आधे से ज्यादा जमीन बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन जो आधे से बाकी की आधी जमीन है उसमें जो सबसे बड़ी समस्या दिख रही है कि या तो वहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, या फिर नदियों के रास्ते बदलने से, जैसे बागमती के रास्ता बदलने से हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई, और जो मन बन गया है, पानी लगा रहता है। आप जब सिवान से चलेंगे, मतलब दोनों चंपारण छोड़ दीजिए, सिवान, छपरा, वैशाली, गोपालगंज के कुछ हिस्से, मुजफ्फरपुर, और अभी मैं सीतामढ़ी में भी देख रहा हूं, हर प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन जल जमाव की वजह से बर्बाद हो गया, जिसकी चर्चा इतनी होती नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी किसानों की समस्या है कि इन सारे परेशानियों के बावजूद किसान जो यहाँ फसल उपजा रहा है उसको उसकी कीमत ही नहीं मिलती है। हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं कि पंजाब में किसान कितना समृद्ध है। एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, पंजाब में पिछले 10 बरस में 70% से ज्यादा धान सरकारी मूल्य पर खरीदा गया है। पिछले साल सरकार ने यहाँ सरकारी मूल्य रखा धान का 2030 रुपए, जबकि 90% से ज्यादा किसानों ने धान अपना बेचा 1400, 1500, 1600 रुपए क्विंटल की दर से। तो यहां पिछले 10 वर्ष का जब मैंने आंकड़ा निकलवाया तो उससे पता चला कि बिहार में सिर्फ पिछले 10 वर्ष में, 1 वर्ष की बात नहीं है, 13% धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है, जबकि पंजाब में ये आंकड़ा 70% है। तो जरा आप अंदाजा लगाइए कि किसानों का कितना इससे नुकसान हो रहा है। एक आर्थिक सर्वेक्षण है जो ये बताता है कि बिहार में किसानों को उनके फसल के उचित दाम नहीं मिलने की वजह से यहाँ के किसानों को हर साल, ये आंकड़ा भी आप याद रखिए, हर साल करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये 3 जो समस्या है ये किसी भी वर्ग और जाति समुदाय से ऊपर उठकर पूरे बिहार में देखने को मिली।
इसके अलावा 3 शब्द जो हर जगह सुनाई दिए, वो है भ्रष्टाचार, पीसी और अफसरशाही। जहां पर भी हम लोग गए, हर व्यक्ति ने इस बात की चर्चा की कि भैया बिहार में अफसरों का राज है, जो अफसर चाहेंगे उनकी मनमानी है, जो अफसर चाहेंगे वही होगा। दूसरी बात, बिहार में भ्रष्टाचार पिछले कुछ वर्षों में लोगों की नजर में इतनी तेजी से बढ़ा है कि कोई ऐसा सरकारी विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए आप काम करा सकते हैं। चाहे जमीन का दाखिल खारिज हो, रसीद कटवाना हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, FIR कराना हो, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना हो, किसानों को बिजली का कनेक्शन लेना हो, कोई ऐसा काम नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए आप काम कर सकते हैं। और तीसरी एक जो नया शब्द बिहार में मैं सुन रहा हूं, जो मैंने 14-15 में नहीं सुना था, वो है पीसी। चाहे योजना केंद्र की हो या राज्य की, हर योजना में व्यवस्थित तरीके से 10% से लेकर 40% तक पीसी का कमीशन काटा जाना निश्चित है। तो ये जो 3 शब्द हैं, मैंने आपको 3 समस्या बताई। जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा का ध्वस्त होना और किसानों की जो बदहाली है। और 3 जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं, वो है अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी। इसके अलावा 3 जो यहाँ रोजगार के साधन अभी हैं, इस पर मैं आपको बताना चाहता हूं। बिहार में रोजगार के 3 ही बड़े अवसर बच गए हैं। पहला है अवैध शराब का कारोबार, दूसरा है अवैध बालू का कारोबार, और तीसरा जो सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अनाज को लेकर जो लूट हो रही है। हर प्रखंड में, हर गांव में, हर जिले में हम लोगों को ऐसे लोग मिले जहां 5, 7, 8, 10 व्यक्ति या तो अवैध शराब के कारोबार में लगा हुआ है, या अवैध बालू के कारोबार में लगा है, या ये जो अनाज की चोरी हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो अनाज आता है, जैसा कि आपको मालूम है, लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही मिलता है। और ये जो 20% की चोरी है, वो इसलिए है कि हर प्रखंड और जिला के स्तर पर प्रति क्विंटल 35 से 40 रुपए के दर से इसमें कमीशन काटा जा रहा है। और इसमें सबकी भागीदारी है, इंक्लूडिंग विधायक। ज्यादातर जगहों पर लोग वीडियो पर बताते हैं कि विधायक भी इसमें 35-40 रुपए में 7 से 8 रुपए प्रति क्विंटल पैसा ले रहे हैं। और इसका जो तंत्र है, इस अनाज को पैसे में कन्वर्ट करने का, वो भी आजकल यहाँ एम्प्लॉयमेंट का एक नया जरिया बन गया है। हर जिले में 1-2 ऐसे अनाज के माफिया हो गए हैं। उसी तरह हर जिले में आपको बालू माफिया हैं, हर जिले में शराब के माफिया हैं। तो ये 3 नए माफिया और उद्योग नीतीश कुमार ने शुरू करा दिए। वो है शराब माफिया, बालू माफिया और अनाज माफिया। इसकी चर्चा हर जगह हम लोग को सुनने को मिली। केंद्र सरकार की 4 बड़ी योजनाओं का जमीनी हकीकत ये है कि जैसा मैंने आपको बताया, केंद्र की सबसे बड़ी योजना है गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना है। ये कहीं 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है, सबको 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। दूसरी बड़ी योजना है स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय। तो मैं 4000 से ज्यादा गांव में जाने के बाद आपको विश्वास से ये कह सकता हूं कि बिहार के ज्यादातर गांवों में खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। हुआ यह है कि 12,000 रुपए शौचालय के नाम पर निकाले गए, 2,000 रुपया अधिकारियों ने लिया और 10,000 रुपए लाभार्थियों को दिए गए। किसी ने इस बात की चिंता नहीं की है कि शौचालय बना है कि नहीं बना है, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरी बड़ी योजना है केंद्र सरकार की आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो रास्ते में चलते हुए हम लोग को ज्यादातर इंदिरा आवास योजना के ही लाभार्थी मिलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसमें लाभार्थियों को 1,40,000 रुपए मिलना है और मुख्यमंत्री आवास योजना जिसमें 1,19,000 रुपए मिलना है, इसके लाभार्थियों की संख्या करीब करीब नगण्य है, क्योंकि ग्राम सभाओं को अभी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को ये योजना का लाभ दे सकें। पेपर पर है, सच्चाई धरातल पर नहीं है। और दूसरी जो दिक्कत है
कि अगर जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिल भी रहा है तो उनको 25,000 से 40,000 रुपया घूस के तौर पर देना है। जिन पंचायतों में, गांव में जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर भी अफसरों को 20-25 हजार रुपया आपको देना ही देना है। अगर जनप्रतिनिधि भी अपना हिस्सा ले रहा है तो लाभार्थियों को 35,000 से 40,000 रुपए तक देना पड़ रहा है। चौथी बड़ी योजना केंद्र सरकार की है मनरेगा की, जिसने मुझे बड़ा आश्चर्यचकित किया है, क्योंकि मैंने जब चलना शुरू किया था तो मेरा अनुमान था कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में भूमिहीन लोग हैं, गरीब हैं, पलायन होता है, मजदूर हैं, तो हमको हर जगह मनरेगा में काम होता दिखेगा, मनरेगा के सक्रिय काम दिखेंगे। अभी हम 13 महीना में हमको कहीं पर भी मनरेगा का कोई सक्रिय काम दिखा ही नहीं। रास्ते में चलते हुए कुछ लोग बताते हैं कि भैया ये पेड़ मनरेगा में लगाया गया है, ये मिट्टी मनरेगा के अंतर्गत भरा गया है, या पंचायत भवन है, आंगनवाड़ी भवन है जिसमें मनरेगा के मजदूरों ने शायद काम किया है। लेकिन मनरेगा का कोई सक्रिय काम अभी तक 13 महीने में हमको नहीं दिखा है। जब मैंने इसको आंकड़ों में देखा तो पता चला कि पिछले साल बिहार सरकार का मनरेगा में यूटिलाइजेशन है 38%। मतलब अगर बिहार को 100 रुपया दिल्ली से मिल सकता था मनरेगा के तहत, तो हम लोग 38 रुपया ही लेकर आए। 62 रुपया तो वहीं सरेंडर कर दिया दिल्ली में, और जो पैसा यहां आया है उसमें 40% की दर से पीसी काटा गया है। मनरेगा में जो भ्रष्टाचार का पीसी का दर है वो सबसे ज्यादा है। तो अगर आप 40 रुपया ही लेकर आए, 60 तो आपने लापरवाही से दिल्ली में ही छोड़ दिया, जो 40 आया उसमें भी 40% चोरी कर लिया। तो 100 रुपए की जगह लोगों को 25 रुपए का ही काम जमीन पर दिख रहा है। राज्य सरकार की 4 योजनाओं के बारे में जो हम लोगों ने जमीन पर देखा, पहली योजना जो है बेरोजगारों को 1,000 रुपए मासिक भत्ता की। ये वादा किया गया था 2015 में कि बिहार में रहने वाले 18 वर्ष से 35 वर्ष के सारे युवाओं को जिनके पास रोजगार नहीं है उनको हर महीने 1,000 रुपया सरकार देगी। ये 7 निश्चय का पहला निश्चय था। इस बात को अभी तक इसका कोई लाभार्थी हमको मिला ही नहीं, इस योजना को शुरू ही नहीं किया गया। पत्रकार बंधु भी सवाल नहीं उठाते। दूसरी बड़ी योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। 2015 में ये योजना बनाई गई थी कि 12वीं के बाद बिहार के बच्चों को पढ़ाई के लिए बैंकों से सरकार के गारंटी पर पैसा मिल जाए ताकि आप रोजगार के लिए आगे जाकर पढ़ाई कर सकें। सरकार का अपना अनुमान था 2015 में कि करीब 1.25 करोड़ लोगों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। अभी सरकार का जो आंकड़ा बता रहा है करीब करीब 9 लाख लोगों को पिछले 10 वर्ष में इसका लाभ मिला है। इस योजना को भी करीब करीब ठंडे बस्ते में डालकर बंद कर दिया गया है। तीसरी बड़ी योजना है जिसकी चर्चा गांव देहात और आप लोग भी करते हैं, वो है नल जल योजना। 2015 में अनुमान किया गया था कि अगर 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए तो बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंच जाएगा। सरकार का दावा है कि 2/3 घरों में नल से पानी पहुंच गया है। जमीनी हकीकत यह है कि 2/3 घरों में पानी नहीं पहुंचा है। 1/3 घरों में ही नल जल योजना काम कर रही है। ज्यादातर जगह पर ये योजना ठीक से बनी नहीं, या बनी तो ठीक से चली नहीं, या जो वार्ड सदस्य थे उन्होंने जिनके रहते हुए ये बनाया गया था वो जब चुनाव हार गए तो उसकी मालिकाना हक को लेकर वो डिस्प्यूट चल रहा है। अब सरकार ने इसका मेंटेनेंस का काम पंचायती राज से हटाकर पीएचईडी को दिया है, उससे भी कोई जमीन पर फर्क नहीं पड़ा है। 2/3 नल जल योजना या तो बंद है या सुचारू तरीके से काम नहीं कर रही है। कुछ जिलों में जैसे बगल का जिला आपका शिवहर, वहां तो मुझे लगता है कि 90% नल जल योजना काम नहीं कर रही है। चौथी और बड़ी एक योजना जो सबसे बड़ी योजना थी 7 निश्चय की, वो थी नालियों गलियों के पक्कीकरण की योजना। 2015 में यह अनुमान किया गया था कि 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा 5 वर्षों में, ताकि बिहार के हर घर के नाली का पक्कीकरण किया जाए, उस नाली को लाकर गांव में एक बड़े नाले से जोड़ा जाए और बड़े नाले के जरिए पानी को बाहर निकाला जाए। गांव में हम लोग को अभी तक घरों के नालियों के पक्कीकरण की कोई योजना नहीं दिखी है।
गांव में सड़कों के किनारे बड़े नाले जरूर कुछ जगह बनाए गए हैं, लेकिन ये नाले इतने बेतरतीब तरीके से बनाए गए हैं कि ज्यादातर जगहों पर ये नाले कूड़ेदान में तब्दील हो गए हैं, उससे पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। इन 4 योजनाओं के बाद 2 क्षेत्र जहां हमें सुधार दिखा, एक है सड़क और दूसरा है बिजली। निश्चित तौर पर बिजली हर घर में, हर टोले, हर गांव में आ गया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जहां पर भी गए लोग ये मान रहे हैं कि बिजली आ गई है। बिजली को लेकर 2 समस्या है। एक, किसानों का जो फीडर लाइन है, किसानों को कनेक्शन बिजली का नहीं मिल रहा है, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी हो रहा है या पैसा देकर भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। दूसरी जो समस्या है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। जो अभी स्मार्ट मीटर का एक कंसेप्ट शुरू कर दिया गया, वो भी लोगों की, खासकर गरीब वर्ग लोगों के लिए एडवांस में बिजली के बिल मीटर का रिचार्ज करा पाना वो बहुत बड़ी मुसीबत के तौर पर लोग बता रहे हैं। सड़कों की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय और राजकीय, नेशनल और स्टेट हाईवे में सुधार हर जगह दिखा है, लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति, चाहे वो सड़क पंचायती राज की हो, प्रधानमंत्री सड़क संपर्क योजना का हो, या मुख्यमंत्री संपर्क योजना का हो, या आरईओ का हो, ज्यादातर ग्रामीण सड़कों की स्थिति कमोवेश वही हो गई है जो पहले लालू जी के राज में होती थी। तो कुल मिला जुलाकर मेरा ये अनुभव अभी तक रहा है। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था एक अंतिम बात जो लोग बता रहे हैं। जब मैंने पदयात्रा शुरू किया था तब महागठबंधन बना था, तो लोग चलते हुए बताते थे कि देखिए भैया महागठबंधन बना है, शायद कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। अब जब मैं मार्च से ये सुन रहा हूं, जब मैं सिवान में आया उसके बाद से, फरवरी मार्च के महीने से मैं इस बात को सुन रहा हूं, जब लोग बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत तेजी से बिहार में बिगड़ी है। डकैती, अपहरण तो नहीं, लेकिन डकैती और हत्या, लूट मार की घटनाओं में बहुत तेजी से पिछले 5-6 महीनों में बढ़ोतरी हुई है, जो कि गांव में लोग हम लोग को बता रहे हैं। अब मेरी ओर से अपनी बात मेरी खत्म हुई। मेरा जो अनुभव है सीतामढ़ी में, जब मैं 1 महीने रहूंगा तो सीतामढ़ी में एक बार जिले का प्रेस करूंगा, तो यहाँ की जो पंचायतों की समस्या है या ब्लॉक में जो प्रखंडों में हम देखेंगे वो बताएंगे। अभी आपके अगर कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। हेलो जी। ये जो पदयात्रा सब चल रहा है जी, पदयात्रा जो आपकी चल रही है, उसका अल्टीमेटली गोल क्या है सर? गोल ये है कि बिहार में जो स्थिति है, जो बदहाली है, इसको बदलने के लिए पहले, सबसे पहले जमीन पर उतरकर ये समझा जाए, पंचायत वाइज, गांव वाइज, कि असली समस्या क्या है और क्या करने से किस पंचायत में विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। हर पंचायत के लिए अगले 10 वर्ष की एक योजना बनाना, ताकि हर पंचायत को अगले 10 वर्ष में विकसित बनाया जा सके। दूसरा गोल ये है कि लोगों को, समाज को ये बताया जाए कि जब तक आप अपनी समस्याओं को, अपने बच्चों की समस्याओं के आधार पर वोट नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ चर्चा करने से या बात करने से या भाषण देने से बिहार सुधरने वाला नहीं है। और तीसरा कि अगर लोग समझ जाएं, आपके पास योजना आ जाए, तो समाज के मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित करके निकाला जाए जो यहाँ के अच्छे लोग हैं, सही लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और उनको साथ में लेकर एक नया राजनीतिक विकल्प बनाया जाए, जो कल होकर चुनाव जीत कर आए तो वो बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन का भी वाहक बने। दिस मीन्स सर ये हुआ कि विदाउट पावर, यानी बिना सत्ता के सर आप भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं सर? नहीं, आप बिना, आप उल्टी बात पकड़ रहे हैं। राजनीति और सत्ता को समाज बदल सकता है। जब तक समाज में सुधार नहीं होगा, समाज में वो समझ नहीं आएगी, तब तक राजनीति नहीं सुधर सकता है। कोई भी आदमी सत्ता में आ जाए। हमने बिहार में सभी पार्टियों के सभी नेताओं का सत्ता देखा है। आपने भाजपा को देखा, कांग्रेस को देखा, लालू जी को देखा, नीतीश को देखा। बहुत बड़े स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ जीवन में। उसकी मूल वजह यह है कि समाज में जो लोग ये सत्ता में जिनको भी बैठाते हैं, जब तक आप और हम शिक्षा के लिए जागृत नहीं हैं, जब तक आप और हम भ्रष्ट तरीके से लोगों का चुनाव नहीं कर रहे हैं, तब तक वो सुधरेगा कैसे? अगर आप मेरा संवाद गांव के स्तर पर देखेंगे, मैं तो लोगों को जाकर यही बता रहा हूं कि अगर आप 500 रुपया लेकर
या मुर्गा भात खाकर मुखिया के चुनाव में वोट दीजिएगा तो आपका मुखिया किसी भी हालत में ईमानदार नहीं हो सकता है। जब तक आप अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक आपके बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार नहीं हो सकता है। आप यहाँ का उदाहरण देख लीजिए, रीगा चीनी मिल की बात सब लोग उठा रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी हो, पत्रकार हो, गरीब हो, किसान हो, सब बता रहा है। रीगा चीनी मिल आज से नहीं बंद है। रीगा चीनी मिल बंद होने के बाद यहाँ कई चुनाव हुए, लेकिन सांसद वही चुनकर आ रहा है जो पिछले 3 बार से आ रहा है। तो बिहार के लोगों की समस्या यह है कि हम अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उस पर क्रोधित भी होते हैं, लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो हम उन समस्याओं पर वोट नहीं देते हैं। आपने वोट देते समय रीगा चीनी मिल पर वोट नहीं दिया, आपने वोट दिया पुलवामा पर, आपने वोट दिया जाति पर, आपने वोट दिया राम मंदिर के लिए, आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए। तो रीगा मिल चालू होगा कैसे? रीगा मिल तो तब चालू होगा ना जब उस मिल पर आप मिल के बनने या न बनने, चलने या न चलने पर वोट करें। तो वही प्रयास है कि पहले समाज को जाकर इस बात को बताया जाए कि भाई जो तुम्हारी समस्या है, तुम्हारी बच्चों की जो समस्या है, जब तक तुम उस पर वोट नहीं करोगे तब तक सुधार नहीं हो सकता है। सर मेरा नाम इमरान खान है और मैं ईटीवी नेशनल से हूँ। सर जिस तरह से अभी हाल ही में जाति सर्वे हुई है, जाति सर्वे आप कहते हैं, सरकार उसे जाति जनगणना कह रही है। सरकार भी उसको जनगणना नहीं कहती है। आप पत्रकार के नाते भी आप समझ लीजिए, जनगणना केंद्र सरकार का विषय है जिसका वैधानिक आधार है। सर्वे राज्य सरकार का मामला है जिसका वैधानिक आधार नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देश को एक नई दिशा मिली है बिहार के इस कदम से। चलिए, अब अगर तेजस्वी यादव जैसे लीडर देश को नई दिशा देने लगेंगे तो देश का कोई भला होने वाला नहीं है। मेरी शुभकामना है तेजस्वी यादव को। उनके माँ बाप यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अब वो खुद उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार की को तो उन्होंने दिशाहीन कर दिया। कम से कम अभी जब जनता ने उनको जिम्मेवारी दी है तो बिहार में कुछ नहीं तो कम से कम जिन विभागों के वो मंत्री हैं उसका दिशा ठीक कर दें। बिहार में अस्पतालों की दशा सुधार दें, बिहार में सड़कों की दशा सुधार दें, बिहार में ग्रामीण कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नालियों गलियों की दशा सुधार दें। देश की दिशा की बात करना उनके लिए, हम लोग अंग्रेजी में एक फ्रेज कहते हैं, पंचिंग एबव योर वेट। उनके कद से बहुत बड़ी बात है, अपनी बात करनी चाहिए। मैं इसको बड़बोलापन कहते हैं। बिहार में इस चीज का बड़ा आदत है लोगों को, जिसको ना भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है, लेकिन टीका टिप्पणी करनी होगी तो गांव में बैठ के इजराइल और फिलिस्तीन पर टीका टिप्पणी करेंगे। अपने बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, अपनी पढ़ाई नहीं है, खाना नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन टीका टिप्पणी ये कर रहे हैं कि गाजा में क्या हो रहा है। तो यहाँ के नेताओं को भी ऐसी आदत लग गई है, बेवकूफी को ही यहाँ पर लोगों ने जमीनी हकीकत मान लिया है। आप उसको जमीनी नेता मानते हैं जिसको ना भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है। जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को यहाँ का समाज और पत्रकार और सारे लोग कहते हैं यही जमीनी नेता है। जो गाली गलौज करे, जो बदमाशी करे, रंगदारी करे, लूट करे, उसी को आप लोग कहते हैं नहीं यही बिहार में चलेगा। कोई सज्जन आदमी, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति अगर आ जाए तो सब लोग मिलकर कहता है भैया बिहार में नहीं चलेंगे। और फिर उसके बाद आप ही गाना गाइएगा कि बिहार में कोई अच्छा आदमी आता नहीं है। भैया बिल्कुल बनेगी, सकती है वाली बात नहीं है। जितने लोग बिहार में राजनीति करते हैं, मेरी समझ राजनीति की उनसे कम नहीं है, ज्यादा नहीं है तो उनसे कम भी नहीं है। तो मैं जितनी राजनीति समझता हूं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में हर गांव में, हर प्रखंड, हर पंचायत में, समाज के एक बड़े वर्ग में बिहार में परिवर्तन की चाहत है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रशांत किशोर को चाहता है या जनसुराज को चाहता है, लेकिन लोग इस 32 बरस के शासन से, लालू नीतीश से त्रस्त हो गए हैं। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग नया कुछ चाहते हैं, बिहार में सुधार चाहते हैं। इसको लेकर कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं विश्वनाथ चौधरी, दैनिक जागरण रिपोर्टर। आगामी चुनाव में जातिगत सर्वे का क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, इसको बोल्ड में लिख लीजिए। पत्रकारों को ये आप
को चूंकि रिपोर्टिंग करनी है, जो राजनीतिक व्यक्ति है उसको बैठ के चर्चा करनी है, सर्वे आ गया। अब लॉजिकल दो सवाल पूछने की बात है, भाई जिन वर्गों की संख्या ज्यादा है उनको हक देने की बात है, भागीदारी देने की बात है, तो उनकी भागीदारी पर कौन बैठा हुआ है? तेजस्वी यादव जी को अपने 2-3 विभाग छोड़कर जिन वर्गों की संख्या ज्यादा आई है उनको देना चाहिए। नीतीश कुमार को अपने सरकार में और ऐसे विधायकों को, मंत्रियों को शामिल करना चाहिए जो उन वर्गों से आते हैं जिनका प्रतिनिधित्व और संख्या ज्यादा होने की नीतीश कुमार और लालू यादव बात कर रहे हैं। कौन बैठा है सत्ता में, किसको भागीदारी देनी है? भाई सत्ता में पिछले 32 वर्ष से लालू जी और नीतीश जी बैठे हैं, तो अगर किसी वर्ग को भागीदारी नहीं मिली तब तो वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो हक इन दोनों लोगों ने ही मारा है। आज बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़। आप जरा बताइए अति पिछड़ा समाज के कितने मंत्री, जो 36% की बात हो रही है, 36% को रिप्रेजेंट करने वाले मंत्री कितने हैं और उन मंत्रियों के विभागों का बजट कितना है? 18% मुसलमान है। मुसलमान समाज के कितने लोग विधायक हैं, कितने मंत्री बनाए गए हैं और उन मंत्रियों के सरकार बजट कितना है? सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो तो 2 ही लोगों ने रखा हुआ है, या तो मुख्यमंत्री के पास है या उप मुख्यमंत्री के पास है। 10 से ज्यादा विभाग और 50% से ज्यादा बिहार सरकार का बजट सिर्फ 2 व्यक्ति के पास है, यहाँ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तो किसकी भागीदारी की ये बात कर रहे हैं? भागीदारी आप थोड़े ना दे दीजिएगा भाई, ये तो सब पर कुंडली मारकर ये खुद बैठे हैं। और जहां तक राजनीतिक बात है तो इन दोनों दलों को चुनौती दे रहे हैं। ये जरा बता दें कि कितने अति पिछड़ों को इन्होंने टिकट दिया है, कितने अति पिछड़ों को इन्होंने विधायक बनाया है। आरजेडी के अभी जो 75 विधायक हैं उसमें कितने अति पिछड़े हैं, जरा ये बता दे। नीतीश कुमार ने कितना दिया, हम तो उस दल में रहे हैं, नीतीश कुमार कितना अति पिछड़ा को टिकट दिए हैं ये बता दें। ये क्या किसको बताएंगे? तो समाज इतना बेवकूफ नहीं है। किसी की संख्या बढ़ा दीजिए, किसी की संख्या घटा दीजिए। देखिए ये मैंने पहले भी कहा, नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो रहा है और ये डूबते हुए राजनेता का एक अंतिम दांव है, ताकि समाज में आग लगाकर, समाज में बांटकर एक बार किसी तरह से अपना काम चला ले। होने वाला कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, यार आपके सामने भी रिपीट कर देता हूं, जितनी समझ हमको राजनीति और चुनाव की है लिख कर दे देते हैं। अगले लोकसभा चुनाव में जदयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को 5 सीट अगर आ जाए तो मैं सार्वजनिक तौर पर सबके सामने माफी मांगने को तैयार हूं अपनी गलती के लिए। इस व्यक्ति को, जदयू दल को 5 सीट भी नहीं आएगा। ये अंतिम दाव है, वो चल लिया, उसका भी कोई असर नहीं होगा। सर, जेपी नड्डा जी के क्षेत्रीय पार्टियों का समाप्त करने वाले बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया ये बहुत पुराना बयान है। क्षेत्रीय पार्टी जेपी नड्डा कहने से खत्म हो जाएगा? जेपी नड्डा यहाँ मतलब देश का संविधान नहीं ना बदल सकते हैं। क्षेत्रीय पार्टी रहेगी कि राष्ट्रीय पार्टी रहेगी, ये तय देश की जनता करती है। जेपी नड्डा या फॉर दैट मैटर कोई दल का नेता या अध्यक्ष नहीं करता है। उनके कहने से क्या होता है? सर, देश के प्रधानमंत्री 2019 में कानपुर के एक रैली में उन्होंने कहा था कि 2022 आते आते पूरे भारत के जितने भी गरीब आदमी हैं सभी को पक्का मकान मिल जाएगा, लेकिन हम 2023 के अंतिम महीने में चल रहे हैं। लेकिन अब तक ये जो चीजें हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों जो लोग अभी भी बेघर है पूरे भारत में। मैं आपको बता दूं, अगले 10 वर्ष भी ये संभव नहीं है कि भारत में हर आदमी को घर मिल जाए। अब जिसने ये बयान दिया मोदी जी ने, उन्होंने तो और बहुत सारे बयान दिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि हर के अकाउंट में 15 लाख रुपया आ जाएगा, आज तक तो नहीं आया। उन्होंने तो कहा कि भैया किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी, वो भी नहीं आया। तो अब घर की बात क्यों कर रहे हैं? आप बेसिक समस्या के मूल को समझिए। मोदी जी बिहार में आए, मोतिहारी में चीनी मिल में बंद पड़े कंपाउंड में उन्होंने कहा कि इस चीनी मिल के बने हुए चीनी से चाय पीऊंगा तभी वोट लेने आऊंगा। मान लीजिए कि उन्होंने जनता को बरगलाया या झूठ बोला वोट लेने के लिए। 14 में ये बात उन्होंने कही। उसी आज तक चीनी मिल बंद है। उस चीनी मिल के 1-1 इंच जमीन को वहां के भाजपा के नेताओं ने ही लूट कर सब बांट लिया। गलती मोदी जी ने की या नहीं की वो छोड़ दीजिए। बिहार की जनता ने, मोतिहारी की जनता ने 14 के बाद जितनी बार चुनाव हुआ भाजपा को ही जिताया।
और आपसे हमसे कहिएगा कि आकर के चीनी मिल चालू नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई, आप एक और शिकायत कर रहे हैं कि मोदी जी ने हमें झूठ बोला, नेता ने हमें बरगलाया, हमसे गलत वोट ले लिया, और उसके बाद फिर जाकर उसी को वोट भी दे रहे हैं। तो दोनों बात आपकी कैसे सही हो सकती है? जो आप, मैं चाहे रीगा मिल हो, चीनी या मोतिहारी चीनी मिल हो या दूसरे उद्योग हो, नेता नीतीश जी आए यहाँ समस्तीपुर में, उन्होंने कहा कि हम ये फैक्ट्री चालू कर देंगे आज से 10 वर्ष पहले, और उसी सीट पर फिर नीतीश जी के उम्मीदवार जीत कर आ रहे हैं। तो नेता आपसे डरेगा क्यों? उसको मालूम है कि मैं कुछ भी बोल दूं, वो काम करूं या न करूं, जनता हमको वोट देगी ही। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं सरकार में आऊंगा तो 10 लाख लोगों को नौकरी दे दूंगा, पहले कैबिनेट में साइन कर दूंगा। अब देखिए, कोई पूछने वाला नहीं है इस राज्य में कि भाई आपके माँ बाबूजी यहाँ 15 बरस मुख्यमंत्री थे, कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दी, और अगर उन्होंने नौकरी नहीं दी तो आपको कौन सा ऐसा ज्ञान हो गया है कि आप एक ही दिन में दे दीजिएगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि मैं पहले कैबिनेट में ही इसको साइन कर दूंगा, 10 लाख लोगों का नियुक्ति पत्र जारी कर दूंगा। यह दिखाता है कि आदमी की समझ क्या है। भाई, कैबिनेट को नियुक्ति पत्र बांटने का अधिकार थोड़ी ना है। कैबिनेट तो पद सृजित कर सकती है, उस पर परीक्षा होगा, उस पर नियुक्ति होगी। कह दिया कि पहले ही कलम से साइन करेंगे और 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी, लोग उसी में ताली बजा रहे हैं, वोट दे दिए। तो अगर आप इस तरह की मूर्खता करेंगे या मूर्खतापूर्ण बात पर विश्वास करेंगे तो आपको तकलीफ होगी ही होगी। सर बिहार का जो है युवा शिक्षित और अशिक्षित रोजगार के लिए जो प्लान को मजबूर है, अगर आप सरकार में या सत्ता में होते हैं तो आप मूलभूत संरचना के लिए क्या करेंगे सर? ऐसे कैसे रोजगार के लिए सबसे जो बड़ी बात है वो है शिक्षा और पूंजी की उपलब्धता। बिहार में आप लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी सृजित होने से रोजगार मिलेगा या फैक्ट्री लगने से रोजगार लगेगा। दोनों ही बातों से बिहार के 13 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है। अगर बिहार में आपको सही मायने में रोजगार क्रिएट करना है तो लोगों को शिक्षित होना होगा और लोगों के हाथ में पूंजी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ 5 गाय भैंस रखकर अपना दूध का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए फैक्ट्री की क्या जरूरत है? 5 गाय भैंस रखकर दूध का कारोबार करने के लिए आपको पूंजी की जरूरत है। पूंजी बिहार में इसलिए नहीं है कि यहाँ पर लोग बहुत गरीब हैं, और पूंजी का जो दूसरा साधन है वो है बैंकों से मिलने वाला कर्ज। पूंजी समाज में आता कहां से है? पूंजी आता है जो आप और हम पैसा बैंक में रखते हैं, बैंक उसी को कर्ज के तौर पर समाज में लोगों को देता है। इसको जांचने के लिए एक पैमाना है जिसको कहते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब कितना पैसा लोगों ने बैंक में रखा और बैंकों ने उसके बदले में कितना पैसा लोगों को ऋण दिया। बिहार में सीडी रेशियो है 40%। इसका मतलब क्या है? पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने 4,10,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा किया। बैंकों को पैसा, बैंकों ने कर्ज कितना दिया? 1,61,000 करोड़। बाकी 2,80,000 करोड़ रुपया कहां गया? ये पैसा बैंकों ने दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर दिया, जहां पर लोग रोजगार कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं। अब अगर आप 1990 से पिछले साल तक का आंकड़ा निकालिएगा रिजर्व बैंक का, इस बात को यहां बिहार में चर्चा करने वाला कोई नहीं है, तो 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार में सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने मिलकर 26,35,000 करोड़ रुपया, याद रखिए 26,35,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों का दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया। अब आप कहिएगा कि सरकार इसके लिए क्यों कुछ नहीं कर रही है? तो भैया, इस कमिटी का हेड है चीफ मिनिस्टर। जैसे मुख्यमंत्री की बात यहाँ शिक्षक नहीं मान रहा है, डॉक्टर नहीं मान रहा, अधिकारी नहीं मान रहा है, वैसे मुख्यमंत्री की बात बैंक वाले भी नहीं मान रहे हैं। केंद्र सरकार का देश में संवैधानिक ये प्रावधान है कि बैंकों को कम से कम 70% जमा हुई राशि को वही के लोगों को ऋण के तौर पर देना है। बिहार में ये औसत है 40%। आप जरा अंदाजा लगाइए कि 1990 से लेकर पिछले वर्ष तक 26 लाख करोड़ रुपया अगर बिहार के लोगों को कर्ज मिला रहता तो कितने ज्यादा लोगों ने अपना घर बनाया होता, कितने ज्यादा लोगों ने मोटरसाइकिल और कार खरीदा होता, कितने लोगों ने छोटे मोटे रोजी रोजगार, दुकान व्यापार का काम किया होता। वो जब होगा तभी तो आपको रोजगार मिलेगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं
कि और कुछ हो चाहे नहीं, साल भर के अंदर अगर ये व्यवस्था बन जाए तो साल भर के अंदर जो योजना हम लोग बना रहे हैं, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर हो जाएंगे, ताकि 12,000 15,000 रुपया के नौकरी नहीं है, लेकिन रोजगार के लिए किसी को यहां से बिहार से पलायन नहीं, एक साल में बिहार के पलायन को रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए ना बजट की जरूरत है, ना योजना की जरूरत है, लोगों को उनके हाथ में पैसा देने की जरूरत है। यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको 2 लाख रुपया अगर कर्ज मिल जाए और वो आदमी मजदूरी करेगा कि जाकर अपना यहाँ काम करेगा? अगर मान लीजिए आपको बाल काटने आता है, आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप सैलून चलाइएगा, 2 आदमी को नौकरी दीजिएगा। अगर वो 1 लाख रुपया नहीं है तो किसी सैलून में जाकर 1500 रुपया में मजदूरी कीजिएगा। ये फर्क समझिए। जब तक पूंजी की उपलब्धता नहीं होगी तब तक रोजगार सृजित नहीं किया जा सकता। ये दुनिया भर का अनुभव है। बिहार में नेता इतने मूर्ख हैं कि इनको एक ही बात समझ में आती है, सरकारी नौकरी। भाई आप 13 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी थोड़ी दे सकते हैं। दूसरा कहता है कि बाहर से फैक्ट्री लग जाए, यहाँ अगर चीनी मिल चालू भी हो जाए तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा? अगर घर घर रोजगार पैदा करना है तो घर घर आपको शिक्षा पहुंचानी है और घर घर आपको पूंजी देना है। लोगों में वो ताकत शक्ति है, लोग खुद से कुछ ना कुछ रोजी रोजगार अपना करने लगेंगे।